दोस्तों, कहा जाता है कि इस सदी में जो हमारे ग्लेशियर्स है उनका 80% वॉल्यूम कम हो जाएगा। फ्लैश फ्लड्स और एवलांच की संख्या बढ़ सकती है। जो हमारी नदियां हैं उसमें पानी का स्रोत भी कम हो सकता है, खासकर कि मैदानी क्षेत्रों में। तो दोस्तों नमस्कार, डिटॉक्स विद सूरज नेगी में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एनवायरनमेंट ओरिएंटेड पॉडकास्ट है। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर रवि चोपड़ा जी का। नमस्कार सर। आपको क्या लगता है कि देहरादून शहर के लिए क्या सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए? इतने लोग क्यों आ रहे हैं देहरादून? क्योंकि अब सब जगह आम लोगों को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो, दूर दराज के क्षेत्रों में हो, टेलीविज़न के माध्यम से और आवाजाही जो बढ़ गई है उसके माध्यम से हर जगह पे लोगों को पता है कि शहर में क्या क्या यहाँ पर सुकून मिलते हैं, क्या कंफर्ट्स हम लोगों के पास हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तो वो सेवाएं उपलब्ध ही नहीं है कई बार, ठीक है ना। अच्छे स्कूल नहीं हैं या कई कम स्कूल हैं, स्वास्थ्य सेवाएं तो ठप हैं, ठीक। फिर हमारे जो आर्थिक इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो सारा मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा होता है जी। तो इस तरह से जो आम लोग हैं वो देखते हैं कि भाई हमारे गांव में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो शहर में मिल सकती, तो इसलिए वो शहर की ओर आ रहे हैं। जबकि अगर हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में सही ढंग से विकास करते, जिसमें पर्यावरण भी प्रफुल्लित होता और लोगों का जीवन भी प्रफुल्लित होता, तो फिर देहरादून जैसे इतने बड़े शहर नहीं बनते, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है कि भारत में कहीं ये प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन वो छोटे सूक्ष्म स्तर पे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर एक बहुत छोटा सा और थोड़ा पुराना प्रयास है जी। यहाँ चंडीगढ़ के पास एक गांव था सुखो माजरी। सुखो माजरी में जो परिवर्तन हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसी तरह अन्ना हजारे का नाम तो आपने सुना होगा। अन्ना हजारे ने जिस तरह से अपने पूरे क्षेत्र को, जो एक सूखा इलाका था और जहाँ पर लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे जिस गांव को, उस गांव में अन्ना हजारे ने लोगों के साथ मिलकर हरियाली वापस लाने का प्रयास किया। और आज वहाँ पर जो खेती और बागवानी का जो उत्पाद है वो कई जगह एक्सपोर्ट हो रहा है। लोग वहाँ पे अब संपन्न भी हैं। तो इस तरह के आपको कई उदाहरण मिलेंगे। उदाहरणों से सीख निकालकर बाकी देश में फैलाने की कोशिश सरकारों ने नहीं की। देहरादून और उत्तराखंड ये हिमालयन क्षेत्र है पूरा एक। अभी नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, इस माध्यम में जैसे आप एक पर्यावरण विशेषज्ञ भी हो, तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है उस बारे में थोड़ा आप ब्रीफ बताओगे हमें? यहाँ पर आपने ज़रूर पढ़ा होगा और हर बच्चा यहाँ पर स्कूल में सीखता है या सीखती है कि हिमालय एक बहुत युवा पहाड़ है और ये अभी भी उठ रहा है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको अभी तक इसने एक स्थायी रूप नहीं लिया है। मान लो कि ये एशिया का महाद्वीप है और एशिया के ये महाद्वीप में ये छोटा सा द्वीप आता है जो आज हम उसको भारत कहते हैं, साउथ एशिया कहना चाहिए। वो यहाँ पर इस महाद्वीप के साथ टकराता है। अब अंदर जाने की कोशिश करेगा तो इस पर भी तो प्रेशर आएगा ना। तो प्रेशर आएगा तो जगह जगह पर इस तरह की दरारें बनेंगी, ठीक। तो ये पूरी जो हमारी धरती है उत्तराखंड की, ये इसमें दरारें, बहुत बड़ी दरारें हैं। आप उस रूप में मत सोचिए कि वहाँ पर एक रेखा है जहाँ पर एक दरार दिखाई देगी, लेकिन एक उसे सोचिए कि इट इज़ ए डिस्टर्ब्ड जोन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर इकट्ठा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि भारत जब देख रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो वो इसके नीचे घुसता है।
वो जब नीचे घुसता है तो उसके ऊपर जो मतलब धरती है, वो धरती उठने लगती है, और ये जो हिस्सा है, ये इसका जो आकार है वो बदलने लगता है, और इन्हीं दरारों के पीछे से ये हमारे पहाड़ निकले। अच्छा, ये तो हिमालयस। शिवालिक पहली श्रृंखला है, सबसे युवा श्रृंखला, ओल्डेस्ट हाई हिमालयस, वो बहुत पहले से निकलने शुरू हुए और 20,000 से ज़्यादा फुट की ऊंचाई पर अब खड़े हैं। जी। ये तो अभी 3,000 फुट है। मसूरी की श्रृंखला है जिसे हम लेसर हिमालय कहते हैं, वो ग्रेटर हिमालय या हाई हिमालय रहा, ये लेसर हिमालय है, और इसका करीब 7,000 के करीब चोटियाँ, इसकी 7,000 के करीब। बाय नेचर ये जो पहाड़ है ये अभी भी उठते जा रहे हैं। जहाँ भी ये उठ रहे हैं तो वहाँ पर कहीं पर ठोस पत्थर हैं, बहुत ही मजबूत पत्थर हैं, जैसे हाई हिमालयस में। अगर आप उनकी ढाल को देखें तो बड़े ठोस चट्टान आपको दिखाई देती है। जोशीमठ से बद्रीनाथ जब जाओ तो आपको ऐसा नजर आएगा। अब अपने आप में वो पत्थर जो है वो तो बड़ा मजबूत है, लेकिन वो अकेला पत्थर एक पहाड़ नहीं बनता है, वो पहाड़ अनेक ऐसी चट्टानों से भरा हुआ बना है, और उनके बीच में फिर जो जोड़ आते हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो जब भूकंप आते हैं तो ये और कमज़ोर हो जाते हैं, कई जगह पर लुढ़क भी जाते हैं। जब वहाँ से जब मिट्टी हट जाए किसी कारण और वहाँ पर भीषण वर्षा हो, ठीक, तो पानी अंदर घुस जाता है। अगर कहीं पर पत्थर के नीचे और मिट्टी भी इकट्ठी हो तो उसका घोल बनता है, और वो घोल फिर नीचे की ओर दरकना शुरू करता है, तो भूस्खलन वगैरह होते हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो धीरे धीरे अनुभव से समझते थे, और कई जगह पर उन्होंने अनुभव से ये भी सीखा कि अगर भूकंप आए हमारे इलाके में तो हमारे घर कैसे सुरक्षित हो। भूकंप किसी की जान नहीं लेता है, घर या अन्य इमारतें टूटने के कारण लोगों की जान जाती है। तो वो जहाँ भी भूकंप आया होगा तो वहाँ पर एक ओपन एयर लेबोरेटरी बन जाती है। उसको देखकर लोग समझने लगते हैं, अरे ये इमारत खड़ी रह गई, ये क्यों खड़ी रही, इसमें क्या विशेषता है, इसके बगल में जो इमारत थी वो क्यों नहीं खड़ी हुई, उसमें क्या कमजोरी थी। तो इसको देख देख कर काफ़ी चीज़ें वो लोग सीखे। और हमारे हिमालय में चाहे आप कश्मीर जाएं, हिमाचल जाएं, उत्तराखंड में और पूरब में, सब जगह पर भूकंप अवरोधक घर बनाने का ज्ञान पनपा। पिछले कुछ दशकों में हमने अपने पुराने परंपरागत तरीकों को छोड़कर नए मटेरियल को इस्तेमाल करना शुरू किया। अब जैसे जो सबसे पहले बड़ा सा बांध था उत्तराखंड में, वो मनेरी भाली का बांध था। ये उत्तरकाशी में जो उत्तरकाशी के थोड़ी आगे जाती मनेरी, उस समय वहाँ पर सीमेंट और सरिया आया। अब लोग देख रहे हैं, ग्रामीण लोग देख रहे हैं, अरे यार शहर में तो 3 मंजिला बिल्डिंग भी बन रही है और वहाँ पे सीमेंट और सरिये का उपयोग हो रहा है, और वहाँ पर एक पक्की छत बनती है जो बिल्कुल फ्लैट है, यानी कल को हमें एक और मंजिल बनानी पड़े तो हम बना सकते हैं, तिरछी ढाल वाली नहीं होती है। तो ये नए मटेरियल का उपयोग उन्होंने किया, अपने गांव में घर बनाए। मैं याद कर रहा हूँ जामक गांव जो उस बांध के करीब था, मनेरी के पास था, मनेरी के पास जी, नदी के उस पार। तो वहाँ पर जो घर बने सबसे ज़्यादा मौतें वहाँ पर हुई। अच्छा, क्योंकि लोगों को अभी ये
समझ और अनुभव नहीं था कि ये नए मटेरियल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। पुरानी दीवारें मिट्टी और पत्थर की जो इतना बोझ नहीं सह सकती थी, उनके ऊपर आपने सीमेंट का एक छत लाद दी, और जब भूकंप आया तो पुरानी दीवारें तो हिल गई, टूट गई, इतना बोझ नहीं उठा पाए। तो इस तरह से कई तरह का जो अनुभव से यहाँ के समाज ने एक विज्ञान और ज्ञान हासिल किया, वो धीरे धीरे लुप्त होता गया है। और हम लोग ऐसे काम करने शुरू कर दिए हैं जिससे कि इस इलाके में जो प्राकृतिक खतरे हैं वो और घने हो जाएंगे। जो विकास हो रहा है उत्तराखंड में, अगर उसको हम देखें, बट कुछ डिजास्टर जो मैन मेड डिजास्टर्स है जहाँ पर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और उस बीच में अगर वो डिजास्टर हो रहा है। अब मैं उदाहरण एक देता हूँ आपको जी। कि 1962 में चीन की लड़ाई के बाद भारत सरकार ने यह तय किया कि इस इलाके में भारत चीन के सीमा तक सड़क होनी चाहिए, जिस पर हमारे फौजें भी वहाँ जाएं, और फौजों को ले जाने के लिए हमारे बड़े बड़े जो ट्रक वगैरह हैं वो भी जाएं। ऋषिकेश जोशीमठ, और फिर जोशीमठ से एक सड़क मलारी की ओर बॉर्डर तक जाती है और एक इधर माणा तक, है ना जी। तो अब इसका निर्माण होता है। उस समय, उसके निर्माण के समय श्रीनगर के ज़रा आगे कलियासौड़ में एक बहुत बड़ा भूस्खलन खुल गया। अच्छा। भूस्खलन को रोकने के लिए, अब वो तब से चल रहा है उस जगह पर। इस सब के बाद भी हम लोग सीखे कुछ नहीं है, हमने अपने काम करने का तरीका बदला नहीं है। पहाड़ में प्रकृति सीमाएं बनाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। उन सीमाओं को समझना, पहचानना और समझना एक बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन अगर हम उनकी अनदेखी करेंगे तो वहाँ पर खुलेंगी और समस्याएं। उसी सड़क पर आप आगे जाइए तो पीपल कोटी के पास एक जगह आती है, उसको वहाँ से जो गाड़ है वो इतना भीषण गाड़ है, इतना मलबा लेके आता है वो गाड़। उसको आज भी उसका नाम पता है क्या है? पागल नाला। क्या सिर्फ पागल नाला? पागल नाला। हाँ। अच्छा। अब वहाँ पर आप छेड़छाड़ करोगे तो दिक्कत होगी भविष्य में। वहाँ से जो पूरी सड़क है बद्रीनाथ की ओर या मलारी की ओर, काफ़ी दिक्कतों से भरी हुई, क्योंकि वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये जो दरार है जिसके पीछे से ये बड़े उच्च हिमालय निकले हैं, ये वो इलाका है। अच्छा, ये दरार वाले इलाके हैं। तो इसलिए हमको सचेत रहना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अब जैसे 2018 में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, कहा कि 2012 में एक नीति बनी थी जिसमें ये तय हुआ था कि जहाँ भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे, नेशनल हाईवेज बनेंगे, वहाँ पर सड़क जो होगी वो 10 मीटर चौड़ी डामर वाली सड़क होगी, यानी आवाजाही के लिए 10 मीटर चौड़ी सड़क होगी। और पिछले 5 सालों के अनुभव के बाद हमने ये देखा है कि पहाड़ के क्षेत्र में 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाना उचित नहीं है, और वो बड़ा संवेदनशील इलाका होता है। ये सब उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन यानी एक नया कानून निकाला। अच्छा। कहा कि पहाड़ के क्षेत्र में इतनी चौड़ी सड़क नहीं बनेगी, और वो केवल इतनी चौड़ी होगी कि एक लेन ऊपर जा सके, दूसरी लेन नीचे आ सके। उसको इंटरमीडिएट विड्थ कहते हैं। लेकिन उसको पूर्ण रूप से नज़रअंदाज कर दिया सरकार ने सड़क बनाते समय। और आज आप देखिए कि जब से ये सड़क बन रही है, बनी तो अभी भी नहीं,
जगह जगह पर भूस्खलन होता है। सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी इसकी 2019 में, तो उस कमेटी में आप चेयरमैन भी थे, और वो कमेटी इसी के लिए बनाई गई थी जो ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है। तो थोड़ा आप मुझे ब्रीफ और थोड़ा बताओगे आप कि क्या कमेटी थी वो? कमेटी को आदेश मिला कोर्ट से कि आप इस पूरी योजना का अध्ययन करोगे और कहाँ कहाँ क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे और फिर ये सुझाव दोगे कि इसको कैसे, इस दिक्कत को कम किया जाए या रोका जाए, और उस सुझाव को ये लोग मानेंगे जो सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे लगे कि ये हिस्से पर अभी कोई काम हुआ नहीं है और यहाँ पर ये सावधानियां बरतनी है तो वो बरती जाए। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले बनी थी कमेटी कि प्रोजेक्ट शुरू हो गया था? प्रोजेक्ट शुरू हो गया था, फिर कमेटी बनाई, फिर कुछ ही समय के बाद कमेटी बनी। तो अभी भी उस समय तक बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था। हम लोगों ने पूरे इलाके में सारे हर किलोमीटर में जाके मौके पर जाकर हमने अध्ययन किए और हमने कई समस्याएं देखी। उस पर बहुत हमने चर्चा की, विशेषज्ञों को बुलाया कमेटी में, ग्रामीण समाज से बात की जो वहाँ पर भुक्तभोगी थे उन समस्याओं के, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनसे बातचीत की और कई मतलब दृष्टिकोण से समस्याओं को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की और फिर हमने संस्तुतियाँ अपनी तैयार की। तो जो कमेटी थी उसमें जैसे जो अलग अलग लोग थे, जैसे उसमें जियोलॉजिस्ट भी हो गए, कुछ साइंटिस्ट हो गए, एनवायरनमेंट साइंटिस्ट, कौन कौन लोग उसमें शामिल होते हैं? तो जब कमेटी बनती है तो वो इसलिए बनती है कि कोई कोर्ट गया या गई और उसने एक केस किया और कोर्ट ने ये तय किया कि इस विषय पर अभी थोड़ा और अध्ययन होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए कमेटी बनती है। या कमेटी ये सोचती है कि जो काम ये चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए कमेटी होनी चाहिए। तो अलग अलग लक्ष्य से कमेटियां बनती। फिर जज उनको कहता है, दोनों पक्षों के वकील को कहता है कि आप लोग बैठिए, आप लोग कुछ नाम तय कीजिए और कोर्ट को सुझाइए किसको रखना है। तो फिर दोनों पक्षों के वकील बैठते हैं और जो प्रतिद्वंद्वी थे वो भी, उनके लोग भी बैठते हैं। वो आपस में फिर बहस करने के बाद एक लिस्ट दे देते हैं कोर्ट को और कोर्ट उसको मंजूरी दे देता है। तो ऐसी कमेटी जैसे जो सरकार की स्कीम्स होती है उन्हीं पे बैठती है? जैसे कोई बड़ी योजना है तभी कमेटी का गठन होता है? जब समस्याएं आए कोई कोर्ट जाए तब। बहुत कम परिस्थितियां हैं, जैसे 2013 में जब बाढ़ आई जून के महीने में, तो कोर्ट ने स्वयं अपने इच्छा से कहा कि इस बाढ़ का अध्ययन होना चाहिए ताकि भविष्य में इतना नुकसान ना हो। तो वो कमेटी जो थी उसका भी अध्यक्ष मुझे ही बनाया। अच्छा। और कहा कि भाई यहाँ पर हमारी नदियाँ जो हैं और इसमें जो बाढ़ आते हैं प्राकृतिक रूप से और जो मनुष्य जनित बाढ़ है, और इसमें जो तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, जैसे बांध बन रहे हैं और शहर बस रहे हैं, तो इन सब का क्या असर होगा भविष्य में और उसको कैसे कम किया जाए या रोका जाए, उसका आप अध्ययन करके हमें एक रिपोर्ट दीजिए। वो जो कमेटी थी वो कोर्ट ने तय किया कि ऐसी कमेटी की ज़रूरत है। जो केदारनाथ की आपदा है 2013 में जो हुई थी, तो ये एक बहुत बड़ी आपदा है, मतलब पूरे भारत के लिए। मुझे लगता है कि मतलब मैंने सबसे बड़ी आपदा देखी जिसमें सबसे बड़ा जल जीवन को नुकसान हुआ एक तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि जो केदारनाथ की आपदा है उसके मुख्य कारण क्या थे? जिस ढंग से विकास निर्माण के कार्य हो रहे थे वो उचित नहीं थे इस क्षेत्र के लिए। और खासकर जो सड़कें और बांधों का निर्माण का जो प्रक्रिया थी
और उसके तीसरे नंबर पर शहरीकरण के जो प्रक्रिया थी, ये उसके 3 मुख्य कारण रहे। जिस ढंग से योजना बनाने से पहले जो अध्ययन करने चाहिए वो नहीं होते हैं। अच्छा। कई काम जल्दबाजी में होते हैं। अब अगर मुझे कोई कहता कि भाई यहाँ पे सड़क बनानी है, तो मैं कम से कम भी तो 2 साल 3 साल लगाता पूरा अध्ययन करने में कि कहाँ कहाँ हमको किस प्रकार की मुश्किल आएगी और उसका समाधान क्या होगा। और फिर उसी अनुसार फिर बजट तैयार करें। अब मुझे लगता है कि इस तरह के जो अध्ययन करने थे वो 4 धाम में तो नहीं हुए, ना ही समय ज़्यादा प्लानिंग में लगा, और एक घोषणा हो गई कि भाई इतना 12,000 करोड़ की ये योजना है। भाई उसके पीछे आपके क्या सोच थी? उदाहरण के तौर पर केदारनाथ की त्रासदी से हमको पता लग गया था कि ये चारों धाम ऐसे संकीर्ण घाटी के अंत में है कि वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते नहीं। तो मेरे जैसा व्यक्ति तो पहले सोचता कि भाई अगर इस इलाके में गंगोत्री में या बद्रीनाथ वगैरह में भी हादसा हो जाए तो वहाँ से लोग कैसे निकालोगे सुरक्षित ढंग से? तो जैसे कि अभी आजकल भी देख रहे हो आप, मतलब बहुत बड़ा एक समस्या कोई बन रही है। ऑल्टरनेट रूट ही नहीं है आपके पास, विकल्पित रूट ही नहीं है जो सुरक्षित रहे ऐसी आपदा में। तो ये काम तो पहले करने चाहिए। तो अभी जो केदारनाथ में जो बादल फटा हो, जो इतने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये होते रहेगा? मतलब जो इंसिडेंट जैसे 13 के बाद लगातार अगर हम इन पर विचार नहीं करेंगे और इनकी ये क्यों हो रहे हैं, मतलब आप देखिए कि ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर, अच्छा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज से कई साल पहले, शायद 2009 के आसपास की बात है या 7 के आसपास की, कांवड़ यात्रा में भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। फिर बहुत से कांवड़िए जो थे वो गौमुख तक पहुँच रहे थे। वहाँ पर काफ़ी गंदगी भी शुरू हो गई गौमुख में। फिर उनके वहाँ भोजन की तैयारी के लिए ईंधन भी चाहिए, पेड़ भी कटेंगे, ये सब वहाँ पे हो रहा था। तो राज्य सरकार ने ये तय किया कि दिन में 150 से लोग ज़्यादा गौमुख नहीं जाएंगे, 20 खच्चर से ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो लिमिट्स पहचान कर ये तय हो गया। अब यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं रख रहे हैं ये लोग। ये हमारी संस्तुति थी कमेटी की कि भाई आप देखिए कि कितने लोग वहाँ पर, जिसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, कि उन इलाकों की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। तो लोगों की सीमा, यात्रियों की सीमा करिए, तय कीजिए। और अगर सीमा तय करते तो इतनी चौड़ी सड़क भी ना बनती। लेकिन इनको पैसा कमाना है, तो पैसे के दौड़ में, पैसे के होड़ में ये सब हो रहा है। बादल फटते, जैसे मालदीव में भी हम देखते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले बादल फटा था, काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसका मुख्य कारण क्या लगता है आपको कि जो बादल फटने का जो मुख्य कारण है? जो विज्ञान, जितनी वैज्ञानिक समझ है वो ये है कि मॉनसून के समय यहाँ बंगाल की खाड़ी से हवा आती है, बारिश वाले बादल आते हैं आमतौर पर, ठीक है। और जब सर्दी का मौसम होता है तो ठंडी हवाएं पश्चिम से आती हैं इस तरफ। लेकिन अब हम कुछ वर्षों से देख रहे हैं वर्षा ऋतु में ही पश्चिम से ठंडी हवा भी आ जाती है। वो कई बार दक्षिण पश्चिम से आ रही है, अरेबियन सी से आ रही है, और इनमें भी बहुत सारा पानी होता है, ये भी घने बादल होते हैं। तो ये जब दोनों टकराते हैं तो फिर अतिवृष्टि इस इलाके में हो, जो हमने 2013 में देखी और जो आजकल कई जगह पे देख। एक तो ये कारण, लेकिन इसके पीछे भी ये अभी अच्छी तरह से समझ नहीं है, लेकिन इतनी समझ ज़रूर है कि जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ेगा तो जो सागर हैं पूरी दुनिया में, उनसे वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। जी। तो मतलब ऊपर जो
आसमान है उसमें जो बादल होंगे उसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा और फिर वो बरसेंगे। तो ये तो करीब आज से 40 साल पहले समझ बन गई थी कि धीरे धीरे जैसे मौसम परिवर्तन होगा तो बारिश लगातार, जैसे यहाँ सतझड़ होता था 7 दिन लगातार भारी बारिश हो रही, वो नहीं होगा। जब भी बारिश होगी वो बहुत भारी होगी, फिर कई दिन बारिश नहीं होगी, फिर बारिश होगी बड़ी भारी होगी। तो इससे नुकसान ज़्यादा होगा जी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है, ये कारण है। और जंगल कट गए हैं। जंगल कट गए मतलब जंगल कहाँ पनपते हैं? जहाँ पर मिट्टी हो। जंगल कट गए तो वो सारी मिट्टी फिर बह के नीचे आती है, फिर वहाँ भूस्खलन भी होते हैं। तो आपका रुझान और पूरा जो ध्यान है वो एनवायरनमेंट की तरफ इतना आकर्षित कैसे हुआ, या इतना चेंज कैसे आया उसमें? मेरा विचार केवल इतना था कि ग्रामीण विकास का मुझे काम करना है भारत लौटकर। यहाँ पर आने से पहले मेरी एक मुलाकात हुई लंदन में, एक आईआईटी का पढ़ा हुआ एक और लड़का, अनिल अग्रवाल उसका नाम था। तो वो लंदन में पत्रकारिता का काम कर रहा था और एक मैगजीन में उसके लेख आते थे जो मैं समय समय पर पढ़ता था, और वो काफ़ी प्रभावशाली लेख थे। जैसे चिपको आंदोलन के बारे में उसने लेख लिखे। तो मैं उसको मिला लंदन में और आपस में दोस्ती हुई। कैंपेन चला था सेव खलंगा, फिर चला था सेव कैंट रोड, ऐसे ऐसे करके 3-4 कैंपेन चले जहाँ पर हमारा जो देहरादून का यूथ है और युवा है सभी लोग मिलकर एकत्रित हुए थे एक साथ। एक दौर पे ना, जैसे बहुत पहले चिपको मूवमेंट हुआ था जहाँ पर गौरा देवी जी ने स्टार्ट किया था मूवमेंट, और यहाँ पर अब एक मूवमेंट की ज़रूरत है। ये जो प्रयास है ये जी 2020 में शुरू हुआ जी। आपको शायद याद होगा कि जब पहली बार ये घोषणा हुई कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है जी देहरादून में, और उस जो अभी जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार होगा और लगभग 10,000 पेड़ जो हैं राजा जी नेशनल पार्क में वो कटेंगे। बहुत बड़ा जुलूस निकला उससे जी। लेकिन वो एयरपोर्ट तो बन रहा है और उसके यहाँ पेड़ों की कटान वटान सब हो रही है। उसके बाद 2022 में जब ये एक्सप्रेसवे की बात हुई देहरादून दिल्ली, देखो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम कोविड के समय शुरू हो गया था, और क्यों कोविड के कारण कोई जा नहीं रहा था बाहर, तो इसलिए हमें किसी को पता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट योजना बन गई है। जब पता लगा तो अप्रैल 2022 में कई सैकड़ा लोग वहाँ पर प्रदर्शन करने पहुँचे, लेकिन वो भी बन गया। तो यहाँ के जो लोग हैं धीरे धीरे उनको समझ आ रही है या आ रही थी कि भाई यहाँ पेड़ों का इतना भारी मात्रा में कटान हो रही है, ये ठीक नहीं लगता है। और उसका एक प्रत्यक्ष अनुभव मिला इस साल गर्मी में, जब पहली बार 43 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गई और रात को भी तापमान 40 डिग्री के करीब था कई इलाकों में। तो फिर लोगों को समझ आए कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है कहीं और नहीं है, यहीं पे है। तब उनको लगा कि ये तो बड़ी तेजी से जंगल कट रहे हैं, और धीरे धीरे ये सूचनाएं बाहर आई। एक छोटा सा प्रयोग किया कुछ लोगों ने, सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून वालों ने जी। घंटाघर में जो सड़क थी, डामरीकरण वाली सड़क जो थी, उसका तापमान दिया। उस दिन जब ये प्रयोग हुआ है उस दिन दोपहर का तापमान लगभग 42 डिग्री था। सड़क का घंटाघर के पास 65 डिग्री। लेकिन वो जो पीपल का पेड़ है उसकी छाया के नीचे शायद 37 से 38 डिग्री। पड़ोस की जो बिल्डिंगें थी उनकी छाया के नीचे भी तापमान ज़्यादा। जो सीमेंटेड फुटपाथ थी उसका भी तापमान 55 डिग्री के करीब था। तो उससे बड़ा क्लियर हो गया कि
पेड़ से सिर्फ छाया नहीं मिलती है, लेकिन उसके नीचे तापमान भी बहुत कम है जी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो वो अपने आप में ले ही लेता है और बाहर ऑक्सीजन देता है जी। तो ये भी एक गुण है। अब जो मैंने शुरू में बात की कि देखिए एक तो ग्लोबल वार्मिंग एक कारक है, लेकिन उसके ऊपर हमारे स्थानीय कारक हैं बड़े। ये हमारा जो शहर है यहाँ की कम क्षेत्र में बड़ी घनी आबादी हो गई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारें चल रही हैं या मोटर गाड़ियाँ, 2 पहिया 4 पहिया ये सब, और गर्मियों के समय में इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है ना। फिर वो जो गर्म हवा है, क्योंकि हम घाटी हैं, वो चारों तरफ नहीं फैल सकती, वो नीचे ही रहती है जी। ठीक, तो ये लोकल कारणों की वजह से भी यहाँ पर तापमान का असर और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। और सर जो टिहरी डैम बना है, तो इसका आपको लगता है कि भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरे का संकेत भी है? कोई भी बांध जो है वो खतरे का संकेत भी होता है, क्योंकि देखिए इंजीनियर्स को ये डर रहता है हमेशा कि अगर ये बांध टूट गया तो नीचे इसका क्या असर होगा। इसलिए गर्मियाँ आते आते हमारे बांधों के जो जलाशय हैं उनका स्तर काफ़ी नीचे हो जाता है। तो उनको ये भी एक भय रहता है कि अरे अगर पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो फिर हम अगले साल बड़ी दिक्कतें होंगी। तो वो कोशिश करते हैं कि जितना पानी भर सके हम भर दें, और इस दुविधा में पकड़े जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बांध तो आपका भर गया, आपने उसका पानी पहले नहीं छोड़ा, अब अचानक से ऊपर बड़ी बारिश हुई और अब आपको छोड़ना ही है पानी। तो फिर जब वो तबाही होती है, ये हमने देखा है। ये तो पहले हम देख चुके हैं, 2013 की बाढ़ में हमने देखा। प्रशासन अब पिथौरागढ़ में कहता रहा NHPC को कि आपकी तवा घाट पे जो आपका बांध है और उस पे पानी मत छोड़िए, क्योंकि काली नदी में पहले ही बाढ़ आई हुई है जी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो बांध ही टूट जाएगा तो उन्होंने छोड़ दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। चलिए, बहुत बहुत मुझे भी अच्छा लगा सर। और आप दोनों का ये जो प्रयास है जी सर, बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सफल रहें जी सर, इस कार्य में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर रवि चोपड़ा जी, और आप देख रहे हैं डिटॉक्स। तो तब तक के लिए आप भी हो जाइए थोड़ा डिटॉक्स। थैंक यू।